अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी में एक नौजवान जिसका नाम मशल ख़ान था, उसको बुरी तरह मारा नौजवानों ने और उसको कहा कि ये गुस्ताख़ रसूल है और उसको वहाँ कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पूरे मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी चल गया कि जी आर्टिकल नंबर 295C इज़ बीइंग मिस यूज। असम्बली में खड़े होकर एक पार्लियामेंटेरियन ने बात भी की कि जी 295C को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको तारीख का इस तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। आर्टिकल नंबर 295C मिस यूज़ तब होगा जब वो कभी यूज़ हो और उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। आज तक एक भी गुस्ताख़ रसूल को मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में फांसी दी गई हो कि उसने गुस्ताखी की है। 295C के तहत उसे फांसी किसी को भी नहीं हुई। तो मिस यूज़ तो वो चीज़ होती है जो कभी यूज़ हुई हो, यूज़ ही ना हुई हो तो मिस यूज़ कैसे। नंबर 2, मशल खान को मारने वाला कोई मौलवी कोई पीर नहीं था, उसे ANP और PTI के ही यूथ विंग के नौजवानों ने मारा था और उसका अपना ताल्लुक भी ANP से ही था। नंबर 3, यूनिवर्सिटी में जिसमें वो पढ़ता था उधर नोटिफिकेशन लगा था कि मशल खान को एक्सपेल किया जाता है यूनिवर्सिटी से ऑन ब्लास्फेमी एक्ट, कि इसने गुस्ताखी की है, इसको निकाला जाता है यूनिवर्सिटी से। जब ये नोटिफिकेशन लगता है तो पूरी यूनिवर्सिटी के नौजवान आग बगोला हो जाते हैं और जाके उसे मार आते हैं। नंबर 4, जब ये मीडिया पे ख़बर चल जाती है और ये सारे ये आंटी शमीम के जितने भांजे शांजे हैं जो लाल मस्जिद के सामने कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाई जाती थी, वो सारे इकट्ठे हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और आसमा जहांगीर की जितनी नाजायज़ औलादें थी वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब प्रेशराइज करना शुरू कर दिया तो यूनिवर्सिटी ने फ़ौरन उस नोटिफिकेशन को गायब कर दिया। वो नोटिफिकेशन जब गायब होता है तो उसके बाद मीडिया पे एक ख़बर आती है कि जी मशल खान के कातिलों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया और वो अपने किए पे शर्मिंदा हैं। नंबर 5, जब ये रिपोर्ट टीवी पे आती है उसी के साथ ही उन्होंने जो तहरीरी बयान दिया होता है उन कातिलों ने, उन्होंने ये लिखा होता है कि जनाब हमने मशल खान को लाइब्रेरी में भी, कैफेटेरिया में भी और कई ऐसी जगहों में, इवन इन द क्लासरूम और हॉस्टल में भी गुस्ताखियाँ करते देखा। उसने अक्सर इस तरह की गुस्ताखाना बातें की, लेकिन हम लोग उसे समझाते रहे, उसे कुछ नहीं कहा। जब यूनिवर्सिटी ने उसे एक्सपेल किया तो वो प्रूव हो गया कि यार वाकई इसने गुस्ताखी की है, इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा फैसला किया। तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब इसका और कोई हल नहीं, हम पहले भी बर्दाश्त करते आए थे, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 6, जो वकला उन बच्चों का केस लड़ रहे हैं जिन्होंने इसे मारा था, PTI और ANP के स्टूडेंट्स का जो केस लड़ा जा रहा है वो फ्री लड़ रहे हैं उन। और नंबर 7, जो मशल खान का सक्का मामू है और इसके कई ऐसे ख़ानदान के लोग हैं जिन्होंने मशल खान का जनाजा नहीं पढ़ा क्योंकि वो जानते थे कि इसका बाप और ये देरिये हो चुके हैं उनके नज़दीक, कि वो एथिस्ट हो चुके हैं। इसके अपने इलाके के कई लोगों ने मुझसे रब्ता किया जो कि कहते थे कि हम जनाजे के वक्त छुप चुके थे कि कहीं इसके वालिद को देख के हमें ज़बरदस्ती जनाजा ना पढ़ना पड़े। नंबर 7, जो सबसे बड़ी बात, मलाला यूसुफजई के बाप के साथ मशल खान का बाप बरतानिया में क्या कर रहा है? आखिर दाल में कुछ तो काला है। मीडिया पे जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई कि इस केस को इतना मिस यूज़ करो कि लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ आग बगोला होकर निकल आएँ और इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़ बात करें, दाल में कुछ तो काला है। और मलाला यूसुफजई की असलियत आप सारे जानते हैं, जिसने अपनी किताब में कई बार आर्मी को कैरेक्टरलेस कहा, जिसने अपनी किताब में कई मरतबा ये कहा कि दाढ़ी वाले को देख के नाउज़ुबिल्लाह मुझे फ़िरौन याद आ जाता है। उसके वालिद के साथ मशल खान का बाप क्या कर रहा है? वो क्या इतना बड़ा करोड़पति था कि वहाँ बरतानिया में जाके सेटल हो जाए? अगर वो करोड़पति नहीं था तो उसे किन लोगों ने स्पॉन्सर किया? क्या मलाला के पीछे जो लॉबी काम कर रही है यही लॉबी मशल खान के पीछे काम कर रही है या नहीं कर रही? और नंबर 8, आपने किसी भी बंदे को जज करना होता है तो देखा ही करें कि उसके साथ जो एड़े गेड़े में लोग होते हैं वो कौन होते हैं। उसके आसपास के तमाम वो लिबरल लॉबी है जो कि हमेशा गुस्ताखाना खाकों के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोली। वो लिबरल लॉबी है जो कि हमेशा कभी कोई हिंदू इस्लाम कबूल कर लेता है तो उन्हें आग लग जाती है। वो लिबरल लॉबी है जिन्हें इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़रा सी कोई बात हो तो फ़ौरन आग बगोला हो जाते हैं, लेकिन बाजोड़ के 150 बच्चे जो शहीद होते हैं एक ड्रोन स्ट्राइक में, उन्हें उसका कोई ख्याल नहीं होता। तब उनके ये वो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं कि जब एक ईसाई बेगुनाह मारा जाता है वैसे बेचारा चलते हुए तो उस पर हम भी मजम्मत करते हैं, ये उस पे आके उसकी आड़ में इस्लाम को बदनाम करते हैं। लेकिन योहानाबाद में जब 2 हाफिज़ कुरान को ज़िंदा जला दिया जाता है तब ये चुप हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सांप सूंघ जाता है। ऐसे लोगों के मज़मूम जो इरादे हैं उनको नाकाम करने में
मुझे आप लोगों का साथ चाहिए होगा, और बहुत जल्दी मशल ख़ान के उन तमाम क्लास फेलोज़ को भी मैं सामने लाऊंगा जिन्होंने कैटेगोरिकली आपको बताएंगे कि इसकी असलियत क्या थी और मीडिया पे जो कुछ बताया जा रहा था वो झूठ था। लिहाजा हर चीज़ मीडिया को देख के, या ये जो लोग पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो कि कुछ मकाम पे पहुंच चुके हैं, ये सो कॉल्ड मकाम पे, वो जो अपने से राय दे रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो राय दुरुस्त है। तस्वीर का दूसरा रुख हमेशा देखा करें। ऐसे ही लोग आज इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और इस्लामी नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और ऐसे ही लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी बगावत की मूवमेंट्स चली हैं उन सबको सपोर्ट भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऐसे हालात में खामोश क्यों है? क्या यहाँ भी इंटरनेशनल प्रेशर है? डेफिनेटली है।